हमेशा की तरह गुरु वंदना से हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। नमस्कार की मुद्रा में सभी आ जाएं। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। बड़े बाबा की जय। नमोस्तु। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो उस क्लास का टॉपिक है हमारा मुहूर्त विज्ञान, वैदिक रेमेडीज एंड जेमस्टोन। ये 3 टॉपिक एक साथ ये क्या कर रहे हैं, तीनों मिलके क्या कर रहे हैं। तो एक चीज जो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं वो ये है कि जब भी हम ऑकल्ट साइंस की बात करते हैं, कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है और आप लोगों में से शायद पहले भी किसी ने ऐसा पूछा हुआ है कि सर क्या वास्तु और कुंडली कुंडली किसी का हो, वास्तु किसी का, ये आपस में मैच करता है क्या। तो एक चीज हमेशा आप याद रखें कि चाहे ऑकल्ट में आप किसी भी चीज को ले लीजिए, किसी भी पैथी को ले लीजिए, कहीं ना कहीं जाकर सब एक हो जाती हैं। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में आप सब लोगों में शायद मुझे लगता है कि सभी को जानकारी होगी कि हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों की आज अपन चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं और इन 9 ग्रह और 12 राशियां, और जब कुंडली की बात करते हैं तो आप सबने अपनी कुंडली आराम से मुझे लगता है देखी हुई होगी, सभी ने देखी होगी कुंडली अपनी। तो उसमें 12 खाने होते हैं और उन 12 खानों में सभी के कुंडली में एक नंबर लिखा रहता है, हर खाने में एक नंबर लिखा रहता है। वो 1 से लेके 12 नंबर तक होते हैं, यानी 12 हाउस होते हैं। तो इन 12 हाउस को वहां पर एक कोई नंबर लिखा रहता है, वहां पर कोई एक ग्रह बैठा रहता है। तो हमारे वो 9 ग्रह मिलके, 12 राशियां मिलके और 12 खानों में मिलके क्या ऐसा गुल खिलाती हैं कि उसके पीछे हमारा पूरा जीवन या ये कहें कि उसके पीछे हर व्यक्ति, ये सबका इंटरेस्ट रहता है कि अपनी कुंडली के बारे में जानना। सबका इंटरेस्ट होता है जब भी कोई बात होती है, मान लीजिए अच्छी हो गई या मान लीजिए कोई खराब हो गई, तो हम उठा के कह देते हैं यार मेरे तो ग्रह खराब चल रहे हैं, मेरा तो समय खराब चल रहा है। बट समय तो घड़ी तो वही है, रोज 24 घंटे में ऐसा ही चलना है। तो मेरा समय से मतलब यहाँ क्या हो गया। जब भी समय की बात कर रहे हैं, इन द सेंस हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, जो ट्रांजिट कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो आज का जो हमारा विशेष आज का जो टॉपिक है, आज जैसे मैंने कहा कि भाई हम तीनों को कंबाइन करके क्यों दिया, इसमें बहुत सारे वास्तुविद भी जुड़े हुए हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर भी जुड़े हुए हैं और कुछ लोग अपने शौक के लिए भी इस कोर्स को कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि जब हम कहीं बात करते हैं वास्तु की, तो जब हम वास्तु की बात करते हैं तो उस वास्तु के अंदर एक चीज आ जाती है कि हमने उनको 16 जोन में डिवाइड किया, उसकी दिशाएं देखी, कौन सी चीज कहाँ बनी हुई है, ये सब चीजें देखा और मान लीजिए हमने ट्रीटमेंट भी कर दिया। और जो परिणाम की हमने सोचा था कि ऐसे परिणाम हमें मिलना चाहिए, वो अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिल पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम उसके यहाँ जाते हैं, किसी वास्तु विजिट पे जाते हैं और देखते हैं और हमने उसको बताया कि भाई आप ये चीज को चेंज कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, और वो अपनी असमर्थ हो जाते हैं। वो नहीं सर ये तो चेंज नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता इसका, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कुछ चीजों पे वो एकदम से तैयार हो जाते हैं कि हाँ सर मैं इसको कर लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ चीजों पे नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता। हमारी कुंडली के अंदर बिल्कुल आप आज एक चीज को तय मान लीजिए, हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह जैसे बैठे हुए हैं, व्यक्ति वैसा ही वास्तु का निर्माण कर ही लेता है, पक्का है।
और ये ग्रह ऐसे गौच के जैसे चिपके हुए होते हैं, ऐसे गौच के जैसे, ग्याउच जैसे होती है ना, कि वो खून चूसती रहती है, आप उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो नहीं छूटती, वो आराम से नहीं छूटती। तो वो जो गौच के जैसे हमारे ग्रह चिपके हुए होते हैं, ऐसे ही हम इनका उपाय करेंगे, इनको वहां से हटाने की, इनका प्लेसमेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो आसानी के साथ में नहीं हटते। कई बार तो ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति एक जगह से हटाता है, दूसरी जगह धारण कर लेता है। और मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा है। मैंने इसका प्रैक्टिकल कैसे देखा है, मैं आपको एक उदाहरण के साथ में बताता हूं कि मैं एक जगह हमने वास्तु किया, और वास्तु करने के बाद में जब हमने उसका देखा, तो देखा कि एक जगह मंगल की एक्टिविटी वहां हो रही थी। मतलब वहां पे उनका थोड़ा सा वर्क ऐसा था जो मैंने उनको मना किया कि ये यहाँ पे से ये चीज हटा लीजिए। तैयार भी हो गए। अब मंगल की एक्टिविटी वहां से हटाई और मुझसे बोलते हैं कि सर कोई आराम तो नहीं पड़ा इससे। जब वो मेरे पास आए तो उनके हाथ में एक ऐसे कलावा बंधा हुआ था। मैंने कहा ये कब बांधा आपने, उस दिन तो नहीं था। बोले सर वो पूजा थी ना, पूजा से वो कलावा मेरे को ने बांध दिया। मंगल वहां से हटा और कहाँ आ गया, बॉडी पे, हाथ पे आ गया। मतलब वहां से हटा तो वो उस आराम से छूटता नहीं है, और वो आके कहाँ बैठ गया, आपके हाथ पे आके बैठ गया। मतलब जिस जगह वहां पर मंगल था, वो वहीं पे जाके वो हाथ में उसने अपना स्थान ले लिया। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो ले लेता है। तो ये वाली कहानी होती है। हम जब बात करते हैं कि भाई तो फिर इनको कैसे करेंगे, इनको ये हटेंगे नहीं क्या, हटेंगे ना, आराम से हटेंगे। कुछ लोग ये और कहते हैं इसमें भी, अगर आप लोग किसी से बात करते हैं तो ये चीज और बोलते हैं वो, अरे कुछ नहीं होता, क्या आपने बता दिया कि ये उपाय कर लीजिए, इसका प्रभाव पड़ेगा, तो फिर कर्मा अलाइनमेंट क्या करेगा। बिल्कुल सही बात है। कर्मा अलाइनमेंट जो होता है, ये कुंडली आई कहां से, किसी बच्चे ने जन्म लिया और उस समय आकाश में तारामंडल में जो ग्रह जैसे बैठे हुए थे उनका फोटो खींचा और वो आपकी कुंडली में आ गया। जिस जगह सूर्य बैठा था, जिस जगह चंद्रमा बैठे थे, जो भी जो ग्रह बैठे हुए थे आपस में, उनका फोटो जब खींचा तो वो आपकी कुंडली एक तैयार हो गई। तो जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय की कुंडली को तैयार कर दिया गया, तो वो जो आप कर्मास पिछले जन्म में आपने किए हुए हैं, वो ही ग्रह उस प्रकार के बैठ जाते हैं जो आपको इस जिंदगी में रिजल्ट देने वाले हैं। तो कर्मा अलाइनमेंट जो पूरा है वो काम करता है। तो क्या हम अपने कर्मास के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा उन ग्रहों को वर्तमान में ठीक नहीं कर सकते? तो वो कर सकते हैं। अगर इस जन्म में भी मान लीजिए हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, कोई गलत गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कुछ हद तक उनको हम ठीक कर सकते हैं। कुछ हद तक क्यों बात कर रहे हैं हम, 100% क्यों नहीं कह रहे? नहीं, दुनिया में कोई भी साइंस 100% एक्यूरेट नहीं है ना। कहीं तो उसका परसेंटेज रह जाता है, 3%, 4% रह जाता है। तो हम 100% की बात, और 100% रिजल्ट आ भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा ना शुरू में ही बोला, कर्मा अलाइनमेंट। अगर कर्मा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग मेरे ग्रह बैठ गए हैं तो क्या मुझे उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक छोटी सी बात जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे कर्मास पिछले जन्म में मान लीजिए जैसे थे, जैसे हमने बात किया कि भाई आपकी कुंडली में तो राजयोग है, कोई भी व्यक्ति, आपने किसी ज्योतिषी को दिखाया, एस्ट्रोलॉजर से आपने चर्चा की और उसने कहा कि आपकी कुंडली में राजयोग है। व्हाट इज राजयोग? राजयोग है मतलब जिस पोजीशन पर है। अब राजयोग से लोग क्या जोड़ लेंगे, राजयोग है मतलब इसको तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। राजयोग हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। एक मान लीजिए एक मजदूर है, उस व्यक्ति के लिए राजयोग क्या होगा?
उस व्यक्ति की सोच क्या होगी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। उस व्यक्ति की सोच ये होगी कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं और मेरी कुंडली में मान लीजिए उसकी कुंडली में राजयोग है, तो उसकी कुंडली में राजयोग का मतलब ये होगा कि मैं अच्छे से भाई मैं खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर लूं, छोटी मोटी रेहड़ी लगाना शुरू कर दूं या छोटा मोटा कोई अपना खुद का काम कर लूं, इस नौकरी से मेरा पीछा छूटना चाहिए। ये उसके लिए राजयोग हो गया। ऐसे ही जब हम किसी और बड़े व्यक्ति के लिए बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति ने कहा कि भाई आपकी जिंदगी में तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा हुआ है। मान लीजिए किसी की कुंडली देखा और बोला आपकी में तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा हुआ है, एक्सीडेंट की संभावना है, लेकिन आप उपाय बताओ भाई। हमने मान लीजिए उसको कुछ उपाय कराए, कुछ रेमेडीज कराई, तो क्या वो एक्सीडेंट नहीं होगा? होगा। लेकिन वो जो बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक्सीडेंट छोटे से में निकल जाएगा, हो सकता है पिन चुप के और आपका काम हो जाए। कई बार हम लोग रेमेडी कराते हैं, पता कैसी रेमेडी कराते हैं? हम ये कहते हैं, मान लीजिए किसी को जेल जाने का योग बन रहा है, मान लीजिए जेल जाने का योग बन रहा है, तो हम उससे ये कहते हैं कि बेटा तुम कुछ मत करो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, रूखा सूखा खाओ और जैसे जेल की जिंदगी जीते हैं वैसी आप कुछ दिन की जिंदगी जी लो। आपका जेल जाने का योग जो था ना, वो हो गया पूरा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में वर्क करने वाले लोग होते हैं, वो अक्सर कम बीमार पड़ते हैं। कारण अक्सर कम बीमार पड़ते हैं, मैं अक्सर शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ते, बीमार पड़ते हैं, अक्सर कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में अगर जो बीमारी का योग है, एक्चुअली वो बीमारी का योग ना होकर काय का योग है, हॉस्पिटल का योग है, और वो हॉस्पिटल में लगा रहे हैं चक्कर, रोज रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं। उनका वो जो हॉस्पिटल जाने का योग उस कुंडली में जब बनता है तो वो वहां से पूरा हो जाता है। तो हम कई बार ये कहते हैं तुम्हारा हॉस्पिटल जाने का योग है, तो क्या करो, आपका जब भी कोई रिश्तेदार, कोई भी जान पहचान वाला या कुछ भी हो, तो उसको देखाओ, उससे मिलाओ, वो हॉस्पिटल जाने का जो योग है वो हमारा कट जाएगा। और नहीं भी जाना ना, ऐसे मान लीजिए चलिए ईश्वर करे किसी को बीमारी आए नहीं, तो क्या करो, सिर्फ हॉस्पिटल में जाओ, बिस्किट के पैकेट लेके जाओ और बांटो, थोड़ा सेवा कराओ, हमारा काम हो गया। कई बार रेमेडीज ऐसी भी होती हैं छोटी छोटी। एक और मैं आपको भ्रांति के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा राकेश की बात होती है, राकेश, राहु केतु शनि, हर व्यक्ति भयभीत होता है इनसे, राहु केतु और शनि। तो ये जो तीन ग्रह हैं, कभी मंगल की बात होती है, ये जो तीन ग्रह हैं, क्या वास्तव में कोई ग्रह खराब होता है? क्या वास्तव में कोई ग्रह अच्छा होता है? कोई भी नहीं। आप ये दिमाग में से भ्रांति बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमारे 9 ग्रह जो बैठे हुए हैं, 12 घर जो हैं हमारे कुंडली में, 12 राशियां जो हैं, उनमें से कुछ भी ना तो बहुत अच्छा है ना कुछ बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। उसकी प्लेसमेंट और अभी कर्मा अलाइनमेंट के माध्यम से उसकी जो प्लेसमेंट मिली हुई है, वो क्या रिजल्ट आपको देने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या रिजल्ट देने वाला है, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हम ये चीज को दिमाग में से निकालें कि नहीं मेरा तो ये खराब है, मेरा तो शनि, अरे मेरे को तो शनि की दशा चल रही है, क्या पता शनि की दशा ही उसको सब कुछ देने वाली हो। अरे मेरा तो राहु राहु चल रहा है, क्या पता राहु उसको बहुत पैसे देने वाला हो। कैसे तय होगा ये? तो कुछ चीजें मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से बताऊंगा। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात आती है मुहूर्त की। आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन गलत मुहूर्त में, गलत योग में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप इस कहते हैं अरे क्या देखना मुहूर्त, मुहूर्त यार करो, आप करो नहीं। तो अगर किसी का मान लीजिए कर्म अलाइनमेंट बहुत अच्छा है ना, जैसे कहते हैं ना कि वो व्यक्ति मिट्टी को भी छूता है तो सोना हो जाता है, अगर इस प्रकार का आपका टाइम चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक उस टाइम पे काम करेगा जो मुहूर्त उसके लिए अच्छा हो।
लेकिन अगर बहुत अच्छा सब कुछ किया गया और गलत मुहूर्त में कोई काम कर लिया तो आप ये तय मानिए कि वो काम हमारा असफल होने की दिशा में हमने एक कदम बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो जब भी हम मुहूर्त की बात करते हैं, जब भी हम मुहूर्त की बात करते हैं, तो मुहूर्त का मतलब क्या, मुहूर्त का मतलब क्या। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमेशा से, जैसे मैंने शुरू में आपको चर्चा करी कि एक जिज्ञासा तो बनी रहती है कि भाई नक्षत्र क्या हैं, तारे क्या हैं, चंद्रमा सूर्य हमारे से इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो बैठे रहते हैं, क्या वो हमारी जिंदगी पर इतना इफेक्ट डालते हैं कि हमारी जिंदगी सब उथल पुथल हो जाती है। तो हाँ, बिल्कुल डालते हैं। एक्चुअली में वो कर्मा अलाइनमेंट का एक पार्ट तो है। ठीक है ना। तो मुहूर्त की बात क्यों कर रहे हैं अपन, मुहूर्त विज्ञान में क्यों बात कर रहे हैं। तो मुहूर्त वास्तव में एक विशेष समय होता है। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई दशहरा आने वाला है, और आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा कि दशहरे पे कुछ विशेष रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। क्यों भाई दशहरे पे, क्यों आज क्यों नहीं, या कल क्यों नहीं, और मैंने आज कोर्स को आज क्यों स्टार्ट किया, कल क्यों नहीं। तो सबसे पहला सूत्र आप लिख लीजिए, सबसे पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, चौथ, नौमी, चतुर्दशी, ये तीन आप डेट, अभी अपन बात करेंगे, हालांकि सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन ले रहा हूं मैं, है ना। आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो उसमें बहुत कुछ ज्यादा चीजें नहीं सीखेंगे, लेकिन क्या सीखेंगे इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चौथ मतलब चौथी तिथि, 4 तारीख की बात नहीं कर रहे हम, तिथि की बात कर रहे हैं। हिंदी में जो तिथियां होती हैं, जैसे आज अष्टमी है, कल नौमी है, परसों दसवीं है, तो वो जो दसवीं की बात कर रहे हैं ना, वो उस परसों दसवीं है, तो आज अष्टमी है। तो चौथ जिस दिन हो, नवमी हो, और चतुर्दशी मतलब 14 हो, ये रिक्ता तिथियां कही गई हैं। रिक्ता तिथि, इस दिन कोई भी काम किया जाएगा वो आपका सफल नहीं होगा रिक्ता तिथि में। लेकिन लेकिन कि चौथ, नौमी, चतुर्दशी, यही तीनों तिथियां अगर एक विशेष संयोग के साथ में शनिवार को आ जाएं, यानी शनिवार को चौथ, नौमी, चतुर्दशी आ जाए, उस दिन वो सर्वार्थ सिद्धि योग बना देती हैं। अब कोई भी काम कर लीजिए उठा के, आपका वो 100% सफल होगा। और आप एक चीज करना चाहेंगे, आपके 10 चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिक। एक कहावत है, चौथ, नौमी, चतुर्दशी पड़े शनिचर वार, एक काम को साधिए सधे काम हजार। बात समझ में आ रही है। तिथि वही है, लेकिन एक संयोग बना, और उसके कारण से वो आपका क्या हुआ, एक संयोग बनने के बाद उसने सर्वार्थ सिद्धि योग बना लिया, और वही तिथि आपके लिए बहुत अच्छी हो गई। ऐसे ही दसवीं की जब हम बात कर रहे हैं, विजयादशमी, विजयादशमी जो है एक अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। 3.5 मुहूर्त में इसका नाम आता है दशहरे का। कुछ नहीं देखना आपको दशहरे के दिन, ना कोई तिथि देख, मतलब तिथि तो है ही अपने आप में। दशहरे वाले दिन ना तो हमें चौघड़ियां देखना, ना पंचांग देखना, कितने बजे करना है, ये कुछ नहीं देखना। आप उठा के उस दिन कोई भी काम कर लीजिए, 100% सफलता आपको मिलेगी, 100% सफलता आपको मिलेगी, है ना। मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, पीछे से आवाज आ रही है। तो ये क्या होता है, कुछ विशेष संयोग वाली जो तिथियां होती हैं, ये मुहूर्त बन जाता है। और इस मुहूर्त में जैसे जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सांप के मुंह में जाएगी तो वो जहर बन जाएगी, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के मुंह में जाएगी, क्या बन जाएगी, मोती बन जाएगी। स्वाति नक्षत्र की बूंद, तो अंतर है कि नहीं, कौन सी चीज कहाँ उपयोग हो रही है, इसमें पूरा पूरा अंतर है ना। तो ऐसे ही मुहूर्त का खेल होता है। अगर आपने सही मुहूर्त में किसी का शिलान्यास कर दिया, किसी का सही मुहूर्त में आपने गृह प्रवेश कर दिया, सही मुहूर्त में आपने वास्तु कर दिया, सही मुहूर्त में आपने कोई भी काम कर लिया, आपके काम की 90% सफलता फिक्स हो जाती है कि ये काम सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा।
लेकिन मुहूर्त निकालने के लिए सिंपल ऐसा नहीं है कि आपने केवल कोई तिथि देख ली। उसमें कई सारी चीजें होती हैं जिनको हम चर्चा करेंगे आगे क्लास में, किस प्रकार से उनको देखा जाता है, मुहूर्त को कैसे निकाला जाता है। आजकल हो क्या रहा है, आपने किसी से पूछा कि ये वाला काम करना है मुझे, और उन्होंने फटाफट निकाला, पंचांग देखा और देखा हाँ चलो इस तारीख में कर दी। ना उन्होंने चंद्र शुद्धि देखी, ना नवमांश कुंडली देखी, ना कुछ भी देखा, और मुहूर्त आपको बता दिया, आपने काम कर लिया। और उस समय मान लीजिए चंद्र शुद्धि नहीं थी, आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा नेगेटिव आ रहा था, तो फिर क्या होगा, वो काम एकदम गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना। तो ये जो बात हम कर रहे हैं कि जब भी कोई विशेष संयोग बनते हैं, जब भी कोई विशेष संयोग बनते हैं तो उसको हम मुहूर्त बोलते हैं। और मुहूर्त किससे निर्धारित होते हैं, पंचांग से। पंचांग, पंचांग जानते हैं ना आप लोग, आप लोगों ने देखा होगा पंचांग, अभी बता दूंगा मैं क्लास को जब करेंगे तो उसमें 5 अंग देखे जाते हैं। तो अभी जो बात कर रहे हैं कि दशहरे वाले दिन जो आ रहा है सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहता है, क्योंकि सबको पता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, है ना। और अपने दुश्मनों को जीतने के लिए सबसे अच्छा कोई दिन है तो वो दशहरा है। आपकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, दशहरे वाले दिन अगर आज आप कुछ उपाय कर लेंगे तो 100% वो विपरीत परिस्थितियां आपकी अनुकूलता में बदल जाएंगी। उसका कल मैं क्लास में पूरा स्पष्ट डिटेल आपको करने वाला हूं। कल का जो है हमारा एक स्पेशल जो क्लास रहेगा वो आपके लिए इसी चीज पे आधारित रहेगा, है ना। दूसरी एक और चीज होती है, जैसे मैंने कहा कर्म अलाइनमेंट। कर्म अलाइनमेंट की बात की ना मैंने, तो कर्म अलाइनमेंट क्या होता है। कर्म अलाइनमेंट का मतलब ये है कि हम जो पुराने कर्म लेकर आए हैं उन पुराने कर्मों के हिसाब से हमें, पुराने कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है, कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो जब हम उसकी बात करते हैं, कर्म अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो पहले से जो कुछ सेट है और हमने कह दिया कि जब पहले से सेट है तो इस जन्म में हम उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमारा काम वैदिक रेमेडीज सफल करती हैं। कुछ जेम स्टोन्स होते हैं जो हमारे उस चीज में सहायता करती हैं। तो हम यह बात वैदिक रेमेडीज की कर रहे हैं। वैदिक रेमेडीज क्यों, हमारे 9 ग्रह हैं और आपकी जो कुंडली है ना वो पूरी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री, फैक्ट्री में आपने देखा होगा, तो फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन चलेगा ना, तो प्रोडक्शन जब चलता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कि नहीं होते। किसी एक डिपार्टमेंट से, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से सारा काम हो सकता है क्या फैक्ट्री में, नहीं हो सकता ना। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल कहीं और जा रहा है, रॉ मटेरियल कहीं और इकट्ठा हो रहा है, रॉ मटेरियल में कुछ प्रोसेस हो रही है, वो डिपार्टमेंट नंबर 1 पे हो गई, कुछ प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में जब कोई चीज बन गई, वो प्रोसेस 1 से निकली तो वो दूसरी वाली यूनिट में जाएगी और वहां पे उससे कुछ और प्रोसेस होगा, उसके बाद में और जगह जाएगी तो फिर आगे प्रोसेस होगा। तो क्या पहली वाली चीज को हम ऐसा कह सकते हैं इसका कोई उपयोग नहीं है, इसको हटा दो, केवल फिनिश गुड्स पे देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं, प्रत्येक हाउस का एक अपना यूज होता है और उसी हिसाब से हमें ये देखना है कि मेरी कुंडली में मान लीजिए 6, 8, 12, सपोज दैट आप लोगों ने कई बार सुना होगा या आप लोगों ने देखा होगा, अरे कोई ग्रह, मेरा तो बहुत अच्छा सूर्य था वो 6वें घर में जाके बैठ गया, मेरा तो कोई बहुत अच्छा ना, मेरा तो 8वें घर में चंद्रमा जाके बैठ गया, मेरे तो 12वें घर में जाके गुरु बैठ गया या 6वें घर में जाके गुरु बैठ गया। तो ये जो चीजें हैं, तो क्या 6वां घर खराब है, क्या 8वां घर खराब है, क्या 12वां घर खराब है, तो नहीं, कोई भी घर खराब नहीं है। बस हमारे को उसका उपयोग करना आना चाहिए। और ये चीज अगर आपने एक बार समझ लिया, एक बार आपने अगर इस चीज को समझ लिया कि कौन से ग्रह के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से घर से हमें क्या चीज मिलती है, तो आप 100% सफलता से कोई पीछे नहीं रहने वाला। मैंने परसों, आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, सब लोग चूंकि पुराने लोग हैं, ग्रुप से संबंधित ही हैं,
आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक चीज डाली थी, छोटी चीज डाली थी, एक लाइन डाला था कि जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, वो लोग अक्सर अपनी मैरिटल लाइफ को लेके शिकायत कर रहे होते हैं, यार कि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या जिसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है वो शिकायत कर रहा होता है कि यार मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने पूछा था शायद ग्रुप में, तो मैंने कहा था 7th हाउस जो होता है वो उससे मैरिज को देखा जाता है, और प्रत्येक घर का 12th जो हाउस होता है, 12th हाउस मतलब 7 से जाके 12 घुमाएंगे तो 6 हाउस हो जाता है, वो उस घर के तत्वों की हानि करता है। यानी 7 को खराब कौन करेगा? 6 करेगा, 6 खराब करेगा, लेकिन 6 आपको पैसा देता है, आपको दुनिया से आने वाला पैसा जो है वो 6 हाउस से मिलता है। तो जिसका 6 हाउस स्ट्रांग होगा, स्वाभाविक है उसे क्या होगा, पैसा तो खूब आएगा लेकिन मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है ना? ये कुछ चीजें हैं जो कुंडली की हैं, तो क्या इनको ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल किया जा सकता है, रेमेडीज इसी बात के लिए होती हैं, है ना? जेमस्टोन के माध्यम से हम इनको ठीक करते हैं। तो अभी का जो मैंने टॉपिक लिया था 5 मिनट है, अभी की बात में अगर किसी को समझना हो, कुछ चीज पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अभी जितना मैंने आपको एक इंट्रो दिया है, इसमें कोई भी चीज ऐसी हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो सर दशमी वाला पूछना था। जी, क्या पूछना था बताएं। सर जैसे आपने बताया ना कि दशमी दशहरे वाले दिन कोई भी काम किया जा सकता है, उस दिन कोई भी मुहूर्त ना दिखता है, तो सर ये सिर्फ दशहरा जो दशहरे होता वाले है दिन या फिर स्वयं किसी सिद्ध भी मुहूर्त दशमी है। वाले दिन? दशहरा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसमें कोर्स में हम 3.5 मुहूर्त पढ़ेंगे। ये 3.5 मुहूर्त ऐसे होते हैं कि इस दिन आपको कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, ना कोई नक्षत्र देखना, ना कोई बाढ़ देखना, ना कोई समय देखना। आपकी जब इच्छा हो आप उस काम को कर सकते हो, वो अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। तो दशहरा 3.5 मुहूर्त में आता है और स्वयं सिद्ध है। उस दिन किया गया कार्य 100% सफल होता है। जहां तक कि कुछ लोगों का एक एक प्रश्न था कि उनको गृह प्रवेश करना है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई पहले गृह प्रवेश में पहला जो हमारा त्योहार अगर दीपावली मनाई जाए उस गृह में तो बहुत अच्छा होता है, होली पहली नहीं मनाई जाती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुहूर्त नहीं मिल रहे, तो दशहरे वाले दिन सिर्फ क्या करें, विधि कर लें, जाकर विधि कर लें, कुछ भी एक वहां पर श्रीफल स्थापित कर दें, वहां पर एक कलश स्थापित कर दें, और वहां पर छोटी सी भी जो भी पूजा हवन छोटा सा भी कर लें, आपकी प्रवेश हो गया। उसके बाद आराम से आप करते रहिए जब भी आपको करना है, तो ये चीज। हाँ, थैंक यू। लेकिन सर ये भी कहते हैं ना, मुहूर्त करने के बाद वहां पे रह के रात को रहना ही पड़ता है, फिर जब तक ना श्रीफल स्थापित कर दिया ना, इसीलिए जैसे मान लीजिए आपने अच्छा। कहा मुहूर्त करने के बाद में रहना ही पड़ता है, तो मुहूर्त हमने प्रवेश का कर दिया, उसके बाद वहां एक श्रीफल स्थापित कर दिया, तो वहां डेली डेली आना जाना, एक शुद्धि वाला स्थान होना चाहिए, पूजन वाला एक स्थान होना चाहिए, वहां बना दिया, डेली आपको वहां पे अगरबत्ती करना है। ठीक है ना? और जब आप वहां पे लगातार करेंगे, डेली अगरबत्ती पूजन करेंगे, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर आप जिस दिन भी आपको जाना है वहां पे वो कर सकते हो। अभी किसी को कुछ पूछना है? 2 मिनट हमारे पास अभी हैं। श्रीफल जो होता है पूरे 5 तत्वों का सम्यक संतुलन होता है। श्रीफल के अंदर पूरे 5 तत्व होते हैं। अभी हम पंचक की बात करने वाले हैं आगे। 2 मिनट में बता देता हूँ पंचक क्या होता है। पंचक के बारे में बहुत भ्रांति है लोगों में। पंचक पंचक मतलब 5 नक्षत्रों का समूह होता है। ये 5 नक्षत्र सर एक मिनट, आपने श्रीफल का आपने बोला कि पंच तत्व मानते हैं श्रीफल को, तो फिर नारियल को या श्रीफल को राहु क्यों माना जाता है सर?
मेरा भी यही सवाल था सर कि राहु और उसको श्रीफल को लेते नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि किसी से लेना नहीं चाहिए। ये किसने कहा? राहु राहु मानते, श्रीफल मतलब राहु का वास होता है, ऐसा रहता है। नहीं, श्रीफल अगर देखिए कोई भी चीज हो, अभी रिजॉइन कर लीजिए, फिर अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं, रिजॉइन कर लीजिए। तो बात यहां है कि कोई भी चीज, जिस चीज का आप उपयोग नहीं करते वो राहु हो जाती है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपके घर में जो रखे रहते हैं, अगर उनको बजाया ना जाए, शंख, शंख जो होता है, अगर उसको आप नहीं बजाते हैं तो वो राहु का रूप हो जाता है। तो उसकी या तो पूजन होना चाहिए। शंख की बात जब हम करते हैं ना, घर में शंख रखा रहता है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राहु। लेकिन उस पर राहु पर जब गुरु का हम वो कर देते हैं, यानी उसका पूजन अपन करना शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज का, शंख में आपने ध्वनि को फूंक दिया तो वो वहां से वो पॉजिटिव एनर्जीज को वाइब्रेट करने लगता है। आपने कहा श्रीफल को राहु मांगा गया, श्रीफल को यूज करना भी तो आपको, जैसे पूजन वाले स्थान पे जब हमने श्रीफल को एक श्री स्वास्तिक बनाने के बाद में रख दिया, तो वो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस का काम बन जाता है। हम सम्यक संतुलन के लिए सब जगह सम्यक संतुलन जब वास्तु में करते हैं तो सिर्फ श्रीफल का यूज करते हैं, लेकिन मंत्रित करके, अभिमंत्रित करके। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि श्रीफल को लाके और आपने रख दिया फिर उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है वो, हालांकि मेरी अभी तक मेरे संज्ञान में ये चीज तो नहीं आई है कि नई नई चीज है, बट आप एक स्वास्थ्य अंकित करके रखिए, उसमें से राहु का वो हट जाएगा। अभी हाँ, कुछ और कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं अभी? अच्छा सर, ये था कि जैसे मुहूर्त अपन ने जैसे परसों कर लिया, तो अभी वहां पे काम चल रहा है घर में, मकान में, तो फिर वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं कि मकान को काम मुहूर्त के कंटिन्यू बाद कर काम? सकते हैं, काम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को याद रखिए, एक चीज याद रखिए, आपने मुहूर्त कर लिया तो हाँ। जिस दिन वहां पे आपने रहना शुरू करेंगे, सपोज दैट दीपावली पे आपने किया, तो वहां पे पूजन जरूर होगा। जब भी किसी घर में अगर तोड़ फोड़ कुछ होना है अभी, तो फिर मुहूर्त नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ होना है तो ठीक है। लेकिन पेंट अकेला चल रहा है, फर्नीचर का काम चल तोड़फोड़ रहा है, नहीं, वो भी हो गया, बस इंटीरियर जो थोड़ा बहुत बचा है डेकोरेशन वो वगैरह चल उस टाइप सकता है, से। उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा वास्तु विधान कब करना चाहिए? जब भी घर में कोई तोड़फोड़ हो, जब भी आप घर को 6 महीने से ज्यादा खाली छोड़कर चले जाएं, जब भी घर को एक, अभी देखो एक प्रश्न आया था ना सर, ऐसा कहा जाता है मुहूर्त कर दिया तो खाली नहीं छोड़ के जाना चाहिए। कई बार हमें ऐसा होता है ना कि घर को हम कहीं बाहर चले गए, ताला लगा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो जब भी लौट कर आएंगे, अगर 6 महीने से ज्यादा घर खाली पड़ा रहा है तो मुहूर्त होना चाहिए, उसका वास्तु विधान होना चाहिए। ठीक है ना? जब भी तोड़ फोड़ होगी, जब भी तोड़ फोड़ होगी, वास्तु विधान होगा। तो अगर घर में वास्तु विधान मतलब तोड़ फोड़ नहीं होना है, अब तोड़ फोड़ इन द सेंस किसी दीवार को नहीं गिराना है या चीजों को शिफ्ट नहीं करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। पूजन स्थान बनाइए, डेली धूप अगरबत्ती कीजिए, दीप लगाइए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है सर आपने बोला मतलब तोड़ फोड़, तो जैसे अभी अपन जिस मकान में रह रहे हैं फिलहाल, अगर उसमें आप कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं तो उसके बाद भी कुछ विधान करना वास्तु पड़ेगा? विधान होगा, वापिस होगा? वापस वास्तु विधान होगा, क्योंकि आपने उस पर घर में कुछ चेंज किया है। तो जब भी घर में, इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए एक चीज को याद रखिए, हम ऊर्जाओं की बात करते हैं, पूरी की पूरी जो बात हो रही है वो ऊर्जाओं की हो रही है। तो घर की ऊर्जाएं, हमको वास्तु विधान आप वास्तु विधान सिखा दीजिए ना सर, ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मेरे घर में भी अभी रेनोवेशन चल रहा है। मैं दशहरे पे सोच रहा हूँ कि एक 2-3 काम ऐसे कर लूँ, तो अगर वास्तु विधान आता होगा तो किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आप तो बस कोर्स कर लीजिए और भी सारी चीजें जुड़े रहिए। आपको आगे किसी को, मैं ये कोर्स इसीलिए लेके आए कि आपको जो है किसी पंडित को बुलाने की या किसी भी उसको जरूरत ना पड़े एस्ट्रोलॉजर को पूछने का।
आप खुद सारा काम खुद समझ सकें, तुरंत देख सकें, ऐसा एक आपको विजन मिल जाए, सुपरविजन मिल जाए कि जिससे आप इन सब चीजों को समझ सकें। ठीक है। अभी हमारे यहाँ ऐसा करते हैं सर, हम लोग कहीं क्या ये कर रहे चेंज कर हैं? रहे, कहीं बहुत बार चलिए मतलब सर जैन चेंजेस अभी एक चलिए अलग मैडम का से हो लीजिए। एक एक से बोल दीजिए। अलग से। पहले सपना जी आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी। अभी पूरा एक रूम ही, मतलब बिटिया का रूम ही पूरा रिनोवेट करा, उसमें मतलब अटैच वो करके लेटरिन बाथरूम बना दिए, वो थे ही नहीं। बात और उसके बाद आपको में जब भी किचन अलग आप करा। कंप्लीट हो जाए वास्तु विधान कर लीजिए। बहुत छोटी सी प्रोसेस है, बता देंगे आपको। ठीक वो है, तो हो गया, मतलब उसको 6 महीने हो गए। ठीक है, तो परसों कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ललित जी आप क्या पूछ रहे थे, बताएं। अच्छा जी सर, ऐसा है, हमारे एक जानकार है, उनकी नया नींव की खुदाई होनी है जी। और ये दशहरे वाले दिन होती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने नींव का बेसमेंट खोदा ना, वहां से पानी भर गया। अब पंडित जी ने उनको बोला है कि आप पहले नींव पूजन कर लीजिए, जो सामग्री उठा के उसको मंदिर में रख देना। जब आपका ये पानी सारा खत्म हो जाए, सूख जाए, जब वो नींव खोद के सारा सामान वहां लगा देना। क्या ऐसे हो सकता है? ऐसा कई बार करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने पहले भूमि पूजन कर लिया, भूमि पूजन करने के बाद में फिर उन्होंने तलगर की खुदाई करी या और भी कोई चीज करी, तो वो सामग्री वहां पर रखी। तो इसके लिए क्या करवाया जाता है कि हमेशा भूमि पूजन उस स्थान पे करना चाहिए जहां पर हमारे पिलर नहीं खुद रहे हों, और वो भूमि पूजन के नीचे, मतलब दीवार के नीचे वो चीज आ जाए सारी की सारी। अकॉर्डिंग टू राहु चक्र देख लेना चाहिए कि कहाँ होना है। अब आप पंडित जी जो बात कह रहे हैं उसमें पानी भर गया है, आप कह रहे हैं पानी भर गया है, तो उसको उठा के मंदिर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी उसको पुनर्स्थापित करेंगे तो पूरा विधि विधान के साथ में, मंत्र उच्चार के साथ में पूरी प्रक्रिया आपको करना ही पड़ेगी। मतलब वो पंडित जी को दोबारा बुला के वही विधि विधान करना पड़ेगा? पंडित जी को बुलाए नहीं बुलाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के द्वारा ही स्थापित करेंगे। वो मंत्र मैं आपको बता दूंगा क्लास में। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू सर जी। तो अभी सबसे पहले हमने बात की थी, वो बात की थी हमने 9 प्लैनेट के बारे में। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले 9 प्लैनेट। व्हाट इज 9 प्लैनेट? सबसे पहले बात हम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य किसका कारक है? सूर्य हमारा आत्मा का कारक है। सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस का कारक है। और जहां बैठे होंगे सूर्य का, मतलब सूर्य की जो स्थिति होगी कुंडली के अंदर 12 हाउसेस में जिस जगह होगी, वो ये बताता है कि आपके जीवन का प्रयोजन क्या है। सिर्फ सूर्य की जो स्थिति होगी, वो जिस जगह बैठा होता है उस भाव के आप कार्य करते हैं, और अगर आप उस भाव के कार्य करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। ठीक है। तो सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है। तो जिन लोगों के, जैसे मान लीजिए अपन कुंडली के 12 हाउसेस की बात करें, तो फर्स्ट हाउस की जब अपन बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं, और किसी के लग्न में सूर्य अगर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गजब का होता है, गजब का। लेकिन ऐसे व्यक्ति की एक खराबी भी होती है। वो क्या होती है कि वो व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, अपनी बात मनवाना चाहता है वो हर किसी से। आप लोगों में से अगर किसी के, मान लीजिए कुंडली में लग्न में, अगर लग्न में सूर्य बैठे होंगे, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी बात को मनवाने के लिए प्रेशर करेगा, क्योंकि पहला घर जो होता है कुंडली का वो सिंहासन होता है, और सूर्य होता है राजा। तो राजा कहाँ बैठा है? सिंहासन पे बैठा है ना। अब सिंहासन पे जब राजा बैठेगा तो वो किसी की सुनने वाला है क्या? उसका रौब कितना होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो सूर्य जो होता है वो हमारी आत्मा का कारक होता है। तो ऐसे ही 12 हाउसेस में सूर्य की अलग अलग प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे सूर्य का प्लेसमेंट मान लीजिए 6 हाउस में हो जाए किसी का, 6वें घर में किसी को सूर्य पहुंच जाए, 6वें घर में सूर्य बैठेगा, तो वैसा व्यक्ति क्या करता है पता? ऐसा व्यक्ति लोगों के कामों में उलझा रहेगा, मतलब लड़ने के लिए, मतलब ऐसा करेगा कि दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान के उसको फेस करेगा। दूसरे व्यक्ति से क्या कहेगा
कि तू छोड़, मतलब किसी ने उसको प्रॉब्लम बताई कि यार कि मुझे कोई ये प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, बोले तू हट मैं निपटता हूँ, उसको कर दिया साइड से और खुद अपना काम करने लगा। 6th हाउस का सूर्य, किसी का बैठा हो तो मैच कर लेना। और 10th हाउस में अगर किसी का सूर्य बैठा हो ना, तो वो वैसा व्यक्ति पता क्या करता है, ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर भी बैठा हो, बड़े से बड़ा 10 नौकर लगे होंगे, लेकिन काम खुद को करना है। अगर किसी महिला की कुंडली में 10वें घर में अगर सूर्य बैठा हो ना, तो आप देखिए घर में बाई लगी होंगी, काम वाली लगी होंगी, लेकिन उनका काम पसंद नहीं आना उनको। बोले तू हट, मैं तू एक काम कर, तू धोले मैं मांज देती, या तू मांज दे मैं धो लेती हूँ, या मुझे पसंद नहीं आ रहा काम। कलेक्टर भी होगा, बोले यार एक काम करते हैं कि चल ये लेटर तो मैं टाइप करता हूँ, अभी कर लेंगे, मैं कर लूंगा, या ऐसा कर लेंगे। मतलब जो काम खुद को नहीं करना वो काम भी खुद कर लेगा, काम करने की उसकी आदत बनी रहती है, कितने भी बड़े पद पे हो। ये सूर्य के एट्रीब्यूट बता रहा हूँ सिर्फ घर के हिसाब से। सूर्य एक ही है, सूर्य 1st हाउस में बैठा तो क्या हो गया, वो अपनी बात को मनवाना चाहता है दुनिया से। सूर्य 6th हाउस में बैठा तो क्या हो गया, सूर्य तो वही है ना, लेकिन 6th हाउस में बैठा है तो दूसरों की परेशानियों की बुला बुला के अपने ऊपर ले रहा है, बोले ला मैं निपट लूंगा, तू जा। और 10th हाउस में बैठा तो क्या बैठा, वो मालिक होते हुए भी, बॉस होते हुए भी काम किसका कर रहा है, वो दूसरे व्यक्ति का काम कर रहा है। उसके अंडर में जो सेक्रेटरी लगा हुआ है, उस सेक्रेटरी का भी काम वो खुद ही निपटाने की कोशिश करता है। एक सूर्य 3 प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया कि 3 जगह पे ऐसे बैठ के उसके 3 के रूल चेंज हो गए। तो ऐसे ही हमारे जो 12 और 9 प्लैनेट हैं, अलग अलग घर में उनके सबके अलग अलग व्यवहार हो जाता है, सबका अलग अलग रूप हो जाता है। ठीक है ना सर? एक्सक्यूज मी, हाँ सुषमा जी, एक्सक्यूज मी सर, ये तो सूर्य डिग्री में भी देखते हैं ना, फिर ऊंचा का है कि नीच का है, डिग्री से कैसे पहचानते हैं हाँ, इसको, वो वो जब भी बता कुंडली की बात आती है ना वैदिक में, तो फिर उसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें देख लेते हैं कि सूर्य की डिग्री कितनी है, सूर्य उच्च का है कि नीच का है। तो ये सारा कोर्स में आगे जो वैदिक रेमेडीज वाला जो कोर्स है ना, उसमें हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। वो वैदिक का ही पार्ट अपन अभी कर रहे हैं। आज मैंने सभी को ओपन करके रखा हुआ है। कल से क्लासेस जो रहेगी वो सिर्फ पेड क्लासेस वाले को मिलेगा। तो सूर्य का डिग्री देखना चाहिए, अगर 8 डिग्री से नीचे है तो बच्चा है, सूर्य बहुत बच्चा है, मतलब समझ गए, 8 डिग्री से नीचे इन द सेंस वो चाइल्ड रूप में है, उतना पावरफुल नहीं रहेगा वो कहीं भी बैठ जाए तो। और जब 8 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है तो वो एक अपने पावरफुल फुल रूप में होता है। उच्च नीच भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जैसे चंद्रमा की अपन बात करते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। मन क्या सोच रहा है ना, हमारे इमोशंस जो होते हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो वो जहां भी बैठेगा चंद्रमा, मतलब चंद्रमा हमारे कुंडली के जिस घर में बैठा होगा, हमारे इमोशन उसी घर से जुड़ जाएंगे, हमारा मन उसी घर की एक्टिविटीज की तरफ आकर्षित रहेगा, है ना, उसी के प्रति हमारे इमोशंस जुड़ जाएंगे। अगर मान लीजिए 4th हाउस में बैठा हुआ है तो फैमिली से कनेक्ट रहेगा। 5th हाउस में बैठा हुआ है तो बच्चों से कनेक्ट रहेगा, उसका ध्यान ज्यादा बच्चों में लगा रहेगा, है ना। 7th हाउस में बैठा हुआ है तो वो पत्नी से अटैच रहेगा, और या बिजनेस से जाके अटैच हो सकता है। तो ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा इमोशंस हैं, तो उसके इमोशंस वहां बहुत ज्यादा जाके अटैच हो जाते हैं। अगर किसी का 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हो तो उसका पूरी जान किस पे बसी हुई है, बच्चों में बसी हुई है उसकी जान। बस बच्चों के प्रति उसका बहुत ज्यादा अपना ध्यान, मतलब उसका पूरा की पूरा वो रहेगा। तो वो किसके प्रति रहेगा, बच्चों के प्रति। ठीक है, तो जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, अब जब हम मंगल की बात करते हैं ना, मंगल, तो मंगल क्या होता है, ऊर्जा का कारक है, एक्शन का कारक है। एक्शन आपके मन में जब आते हैं तो ये ऊर्जा जो जितनी भी आ रही है वो सब मंगल के कारण आ रही है। अब ये ऊर्जा 2 तरह की हो सकती है। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे ना, राकेश की बात की थी ना, कोई बता सकता है राकेश के आने क्या? राहु केतु शनि। राहु केतु और शनि। ठीक है, जब भी ये हमारे कोई भी प्लैनेट
जब भी कोई प्लैनेट इन 3 के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो उनको खराब कर देगा। ठीक है, हमेशा खराब करे ऐसा नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब ये राहु केतु शनि के साथ में, जैसे मान लीजिए मंगल का मैंने कारक बताया क्या है, ये ऊर्जा का कारक है। तो ऊर्जा का कारक कैसा है, मतलब मंगल के साथ में अगर मंगल अच्छा है, किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा है, तो उसको ऊर्जा वो अच्छी जगहों पर व्यय करेगा, मतलब अच्छी जगहों पर जाएगा। और अगर मान लीजिए खराब मंगल है, पहचान कैसे करें इस चीज की, जैसे मानो अगर वो खराब है तो वो खराब चीजों पर, फालतू की चीजों में झगड़ा करेगा, फालतू की चीजों में ईगो सिक हो जाएगा, फालतू की चीजों पर बेमतलब के लड़ाई झगड़ा करेगा। बाजार में जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं था, फालतू में किसी से लड़ बैठे। और जबकि अच्छा वही मंगल अगर अच्छा होगा किसी कुंडली में, तो व्यक्ति जब लड़ेगा तो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, अपनी बात के लिए लड़ेगा, दूसरे की मदद के लिए लड़ेगा। जैसे एक सोल्जर है, सोल्जर कहाँ है, सोल्जर क्या कर रहा है, हमारे रक्षा कर रहा है सीमा पर। और एक आतंकवादी है, वो क्या कर रहा है, आतंकवादी हमारे उसको बर्बाद कर रहा है। और दोनों अग्रेसिव हैं, दोनों मरने को तैयार हैं, दोनों लड़ने को तैयार हैं। लेकिन दोनों में अंतर कितना हो गया, एक देश की रक्षा कर रहा है और एक क्या कर रहा है, एक हमारा देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे ही मंगल जब होता है, तो मंगल जब हमारा काम करता है, तो ऊर्जा जहां मतलब एक्टिव होगा मंगल, तो वहां पर जिस भी हाउस में एक्टिवेट होगा उस घर में वो काम उसी प्रकार से करने लगेगा। इसके एट्रीब्यूट अपन कल समझेंगे, अभी एक नॉर्मल अपन बात कर रहे हैं। राहु जो होता है वो अटैचमेंट होता है, राहु का मतलब होता है अटैचमेंट। और राहु जिस भी हाउस में बैठ जाता है उसका वहां पर अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वो उसी घर के काम करने में उसको आनंद आएगा व्यक्ति को, है ना। लेकिन जब ये किसी अच्छे ग्रह के साथ में जुड़ जाता है तो अच्छा काम करने लगता है, और किसी बुरे ग्रह के साथ में जुड़ जाता है तो ये काम बुरा करने लगता है। ठीक है, जब हम गुरु की बात करते हैं तो ये एक मेल की कुंडली में, एक व्यक्ति मतलब अगर पुरुष की कुंडली में जब हम बात करते हैं, तो गुरु जो होता है वो अगर अच्छा है तो व्यक्ति का जीवन सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया चलेगा सब कुछ। लेकिन यहीं अगर मान लीजिए शुक्र की बात करते हैं, तो किसी फीमेल की कुंडली में बात करते हैं, तो शुक्र उसका अच्छा होना चाहिए, तो उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है। गुरु को कैसे पहचाने कि मेरी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, ये खास बात की बात कर रहा हूं मैं, जोर दे के बात कर रहा हूं। जब भी हम गुरु की बात करते हैं, आपकी जिंदगी में जो अच्छी चीजें लेके आता है, आपकी जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत खराब हैं, उनको गुरु ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। लेकिन गुरु खराब क्यों होता है, कुछ चीजों से गुरु बहुत खराब होता है। जैसे मानो अपने गुरु की बुराई करना, आपने जिससे कुछ सीखा, चाहे वो छोटे से सीखा, किसी बड़े से सीखा, तो उसकी कभी भी बुराई नहीं करना, गुरु समान व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करना। तो ये बहुत जरूरी है। गुरु को स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गुरु का हमेशा सम्मान करना। जिसका गुरु खराब होता है उसको पहचान बता देता हूं। ये सबसे पहला काम है, गुरु खराब होगा तो उस व्यक्ति का कभी ना कभी सोना खोया होगा। अगर किसी व्यक्ति का सोना खोया है, किसी व्यक्ति ने सोना गिरवी रखा है, या किसी व्यक्ति ने सोना बेचा है, 100% समझ लीजिए गुरु खराब है। पहला कॉज। दूसरा कॉज, ऐसे व्यक्ति के जो चोटी के पीछे के जहां पे बाल होते हैं ना, वो बाल वहां से उसके उड़ जाते हैं, गुरु खराब होने की दूसरी निशानी। कुंडली में गुरु खराब है तो मोटापा देता है। कुंडली में गुरु अगर खराब है तो लिवर से संबंधित बीमारियां या पेट की बीमारियां भी देता है। ठीक है, तो इससे अपन पहचान कर सकते हैं
कि हमारा गुरु की क्या पोजीशन है। ठीक है, एक चीज और याद रखें, आप कभी जब हम लोग अपने गुरु से, मतलब जिससे आप कुछ सीख रहे हो कुछ भी, उससे चीटिंग कभी मत कीजिए। गुरु बहुत जल्दी खराब अगर किसी चीज से होता है, तो अपने टीचर के साथ में चीटिंग अगर आप करते हैं, किसी भी तरह से अगर करते हैं, तो उससे बहुत जल्दी गुरु खराब होता है ना। तो इसका, अगर गुरु किसी का अच्छा है तो मान सम्मान यश उसको कहीं से भी मिल जाता है, मिल ही जाता है ना। जिसका गुरु अच्छा होता है वो व्यक्ति अच्छी सलाह देने वाला होता है ना, पढ़ाई लिखाई करने वाला होता है बढ़िया, और ईश्वरीय कृपा उस पर प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति पे ईश्वरीय कृपा होती है ना। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। ठीक है, अगर अपन बात करें शनि की, शनि, तो शनि क्या है? शनि जो होता है वो, एक सेकंड जरा रुकिए। सूर्य सौतेला पुत्र। तो हम बात कर रहे थे शनि के बारे में। तो शनि वाला जो व्यक्ति होगा थोड़ा आलसी होगा, लेजीनेस का कारण है ना। लेकिन एक चीज है, शनि है ध्यान, शनि है अटेंशन। जब भी हम कभी बात करते हैं ना कि भाई ध्यान से करो काम, तो जिस व्यक्ति का शनि गड़बड़ होगा वो व्यक्ति अक्सर जो है ध्यान के मामले में, ध्यान मतलब अटैचमेंट के, अटेंशन के मामले में थोड़ा सा लेजी हो जाता है। ठीक है ना। तो दूसरी अगर आप बात करें केतु की, तो केतु होता है डिटैचमेंट। जैसे राहु था अटैचमेंट, तो केतु क्या करेगा? डिटैचमेंट। एक केतु जब भी किसी ग्रह के साथ में बैठा है, उस ग्रह के एट्रीब्यूट को वो रोकने की कोशिश करता है। अगर आप उस चीज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वो आपको रोक देता है वहां पे। एक चीज अच्छा आप लोग देखिएगा, महसूस कीजिएगा, केतु एक स्पेशलिटी भी है। जैसे मान लीजिए किसी का केतु बहुत अच्छा हो ना, तो वो स्पेशलिस्ट होता है अपनी चीज का। जैसे डॉक्टर के बारे में अगर ऐसा होता है, डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर वो होगा जिसका केतु अच्छा हो। अगर केतु वाला रोग किसी के अंदर मतलब आ जाए, किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, तो वो आसानी से डिटेक्ट नहीं होती केतु की। उसको डिटेक्ट करने के लिए केतु वाला डॉक्टर ही चाहिए, मतलब स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट का डॉक्टर चाहिए, वो तुरंत उसकी बीमारी को डायग्नोस कर लेता है। लेकिन एक चीज और है कि जिसके घर में, मतलब जिसके कुंडली में केतु किसी ग्रह के साथ में जाकर बैठ जाए, उस ग्रह के एट्रीब्यूट को वो रोक के रखता है, उस ग्रह के एट्रीब्यूट को ब्रेक करता है। 99% तलाक का कारण जो बनता है, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग रह रहे हैं, तो ये इनका कारण भी केतु ही बनता है। एक चीज आप लोगों को मैं दे रहा हूं, आप लोग नजर दौड़ाना शुरू कीजिए, नजर दौड़ाना शुरू कीजिए कि जहां पर स्पेशलिस्ट की दुकान है। स्पेशलिस्ट क्या हो सकता है? जैसे धोबी, मतलब प्रेस करने वाला, कटिंग करने वाला, नाई। एक सुपर स्पेशलिस्ट मतलब आई स्पेशलिस्ट, किसी चीज का स्पेशलिस्ट।
उसकी दुकान ऑफिस जहां है उसके पास में जिसका व्यापार है उसके क्या हाल है? आप जरा सा इसको एनालिसिस करना, चर्चा अपन कल करेंगे इस चीज पे, लेकिन आज अपने मन में जरा दौड़ा लीजिए इस चीज को अच्छे से कि जिस व्यक्ति के आसपास, यानी जो व्यक्ति अच्छी दुकान है किसी की, व्यापार है किसी का, उसके आसपास आजू बाजू में किसी की स्पेशलिस्ट का, इन द सेंस किसी प्रेस वाले की दुकान है, किसी कटिंग वाले की दुकान है, किसी आई स्पेशलिस्ट की दुकान है, ऑफिस है, किसी वकील का ऑफिस है, एडवोकेट बहुत अच्छा जिसका नाम हो, उसके व्यापार के क्या हाल है? ये चीज थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस करना। मैं बताऊं किसका? मैं बताऊं? हाँ बताओ। ये जो आप बोल रहे हो वो सर व्यापार को रोकता है सर, आड़काठी डालता है वो। तो क्या करेगा ये? अनुभव किया है हमने, अनुभव किया है हमने। तो जहां पे इसकी अनुभव दुकान बहुत होगी, अच्छे से किया हुआ है हमने। ऐसा व्यक्ति जब भी अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके बाजू में फुटाने की भी दुकान रही ना, घर के बाजू में फुटाने की दुकान रही ना, फुटाने वाले की या फुटाने फोड़ने वाले की अगर दुकान रही ना, तो उस घर में कलह होता ही है, मैंने ये भी देखा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो राहु क्या करता है? राहु यही काम, मतलब राहु नहीं, केतु, सॉरी केतु की बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहेगा ना, तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है? तो जिसकी कुंडली में अगर केतु बैठा है कहीं, तो उसको अपना बिजनेस बढ़ाने का कोशिश नहीं कर, किस ग्रह के साथ बैठा है ये आगे चर्चा अपन करेंगे। लेकिन एक चीज का याद रखिए कि अगर दुकान के आजू बाजू में कोई इस प्रकार का है, तो उसको अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है ना सर? मुझे 1 मिनट वापस बताइए ना सर, मेरा कॉल आ गया था तो मैं उस पर ये हो गई थी। 1 मिनट का मेरा चला गया सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके ओके, थैंक यू सर। देखो, केतु जहां होगा उस चीज को रोकता है। अगर हमारे घर के बिजनेस के मतलब किसी बिजनेस के आजू बाजू में किसी स्पेशलिस्ट की दुकान है, प्रेस करने वाले की, कटिंग करने वाले की, आई स्पेशलिस्ट की, या किसी और चीज की स्पेशलिस्ट की दुकान है, ऑफिस है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रयास करेगा तो उसका व्यापार भी बंद हो जाएगा, वो जो चल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है? तो फिर क्या कोशिश नहीं करे तो क्या करे सर? फिर वो जो है उसमें चलते रहे। या तो वो वाली जो दुकान है पास वाली खाली करा के अपने पास ले लो, उसका बिजनेस हटाओ पहले तो। ओके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ग्रह ऐसे बैठे रहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक हाँ है? मतलब मेरे भैया की है उस दुकान, बिजनेस बहुत एकदम पड़ोस में, कटिंग सलून है उसके पड़ोस में ही। कैसा चलता ये है पूरा दुकान? कैसी चलती है उनकी? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नया करने जाता है तो लॉस में जाता है वो, अभी क्या कह रहा था कंपलसरी मैं? जाता है। वही इसीलिए तो मैंने बोला कि क्या तो भी चल रहा है एकदम से। वो यही होता है। ये वास्तु वालों को लिख लेना चाहिए ये चीज। जब भी कभी ऐसी चीज देखो ना, ऐसी चीज देखो, तो तुरंत उसको यही सलाह देना कि बेटा जब तक ये दुकान है ना यहाँ पास में, जब तक बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश मत करना, कुछ नया करने की कोशिश मत करना। ठीक है? एक दुकान छोड़ के नहीं तो चलेगी ना, बीच में दूसरी दुकानें तो चल जाएगी। कुछ हद तक असर तो फिर भी आ जाएगा, डिग्री का अंतर आ गया ना। नहीं जानता सर, मैंने कई बार पर देखा सर है एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसे कि दुकानदार वालों जनरली को ऐसा बोला मैंने जाता एक है। मिनट, अब सुषमा जी आप रुक जाइए जरा, अनुराग जी की सुन लें जी। सर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोला जाता है कि घोड़ा तो घुड़साल में ही बिकता है, ये घुड़साल में ही चलता है। अब कोई नया डॉक्टर बन के निकला एमबीबीएस करके, तो अपनी क्लिनिक वहीं डालने की कोशिश करेगा जहां दूसरे डॉक्टर बैठते हैं। तो जहाँ तो दो स्पेशलिस्ट बैठ गए ना भाई, अंतर आ गया ना दोनों चीजों में। पर सर ये मैंने देखा है कि वो जाता है उस मार्केट में, वहां उसको पेशेंट मिलते हैं, या जहाँ दवाइयों की 4 दुकान होगी, जैसे हमारे इंदौर में एम्बाय हॉस्पिटल है, उसके सामने सभी दुकानें चलती है, दवा बाजार है, पूरा दवाइयों का दुकान भरी पड़ी है। तो बोले घोड़ा घुड़साल में ही चलता है, तो अरे बोले तो आप मार्केट से भैया केतु वहां भी तो आ गया, स्पेशलिस्ट वाली बात हो गई ना, सारे स्पेशलिस्ट बैठ गए ना एक साथ। यहाँ हम बात कर रहे, कपड़े की दुकान है मान लीजिए किसी की, शुक्र का काम है, कपड़े की दुकान है, बगल में उसने
बगल मतलब में कपड़े के साथ कपड़े वाला, डॉक्टर के साथ डॉक्टर वाला, वो चल जाएगा आपका चल मतलब है कि जाएगा ना, अगर उसमें दूसरे क्या प्रोफेशन प्रॉब्लम है। वाला, यहाँ तो अगर स्पेशलिस्ट के दूसरे साथ में दूसरा प्रोफेशन ही आ वाला गया है ना। तो। इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है किसी का, इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है किसी का, या किसी का मान लीजिए कुछ और किसी चीज की दुकान उसकी है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक मार्केट स्पेशलिटी मार्केट है, वहां सब चल जाएंगे, लेकिन हाँ हाँ, अगर जैसे वहां तो दवाई सब के मार्केट में कोई सभी सभी स्पेशलिस्ट बैठे हैं ना। अच्छा, ऐसा मतलब आप समझ गए, ठीक है। ठीक है ना। अभी तो सर ये हमने केतु के कैसे, अभी ये हमने कुछ ये दुकान के डॉक्टर, लिए कैसे देखेंगे? एक सेकंड सुषमा जी आप रुको, किसकी आवाज आ रही थी अभी? और मैं ललित जैन बोल रहा हूँ सर। ललित जी, हाँ ललित जी बताइए। ये हम कैसे देखें केतु कौन से प्लेनेट के साथ देखा है कि साथ वाले दुकान दोनों प्रोफेशन अलग अलग है, कि इसका चल नहीं रहा और वो बढ़ाने की कोशिश करता है तो ठप होना शुरू होता है। देखिए स्पेशलिस्ट जहां बैठा होगा उसके पास में जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसका व्यापार ठप हो जाएगा। कपड़े की दुकान के पास में नाई की दुकान है, कपड़े वाला अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसका कपड़ा दुकान बंद हो जाएगी। ठीक। हाँ सुषमा जी आप तो क्या सर पूछ रहे हैं? आमने सामने है तो अच्छी चलते हुए देखी मैंने तो। आमने सामने में कोई दिक्कत नहीं है, सामने से हिट पड़ रही है 180 डिग्री की। अच्छा अच्छा, उसमें हिट पड़ गई ना। नमस्कार दिलीप जी। तो जी राकेश जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ जी। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि उसकी भी कोई रेमेडीज तो होगी ना सर, लाइक जैसे ये कोर्स ही पूरा रेमेडीज का है। हाँ सर, तो वही तो ये आपका स्टार्टिंग है, कोर्स, तो आगे आगे कोर्स आपके आज तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। क्योंकि डर न जाए कि बाजू में दुकान है वो बढ़ाने की कोशिश करें। आज तो मैंने कोई बात नहीं करी, कोर्स के बारे में बात नहीं करी। आज तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, आज तो मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि क्या होगा। चीजें देखिए कैसे होती हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी का बुध है, सपोज दैट बुध। अब बुध क्या है? हाँ वीनस, सॉरी वीनस नहीं, मरकरी। जब हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी क्या है? मरकरी प्लैनेट जो है वो वाणी क्या कह रहे हैं, मेमोरी जो वाणी का कारक, मेमोरी का कारक है, बुद्धि का कारक है, प्रेमिका का कारक है। वो बुध से मरकरी से देखा जाता है। अब किसी के कुंडली में कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई इसकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, और बुध के साथ में अगर आप केतु देख लो, क्या कहोगे? समझ में आएगा ही होगी, बताओ। अच्छा, अगर नहीं होंगे, लव मैरिज हो सकती है कि नहीं हो सकती? रोकेगा, नहीं होगी, नहीं होगी। तो केतु जहां बैठेगा, केतु तो कैची है, काटेगा, उसका काम ही है काटना। तो कोई 1 मिनट में आप देख के बता दोगे ना कुंडली में। अब तो 1 मिनट नहीं लगेगा आपको कुछ भी नहीं देखना, ना दृष्टि देखना, ना कुछ देखना। केतु के साथ में बुध नहीं सर। दिलीप जी मजा आ रहा है सर। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र पहले दिन छोड़ रहे, मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच। मैं पहला दिन तो अभी बात ही, कोर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो अभी मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ चीजों की। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ पहले ही ब्रह्मास्त्र आ गया सर, पहले ही मजा आ गया, मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको। सर अभी तो आपने ट्रेलर ही देखा है सर का, अभी तो पिक्चर देखी नहीं आपने। अभी तो हमने सिर्फ समझा है कि कोर्स में हम कैसे I totally agree with you. कहाँ तक जाने वाले हैं, कोर्स कहाँ तक जाएगा, आपको मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, बात नहीं बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। 8 क्लास और 10 क्लास की बात है ही नहीं, चीजों को समझने की बात है ना। और ये चीजों को जब हमने समझना सीख लिया, पकड़ना सीख लिया ना, तो एक छोटी सी रेमेडी काम करेगी। छोटी सी रेमेडी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो सपोज दैट, आपको एक चीज मैं समझाता हूँ। ये चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, एक चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति की कील, मतलब चला जा रहा है, उसके पैर में कील लग गई, तो उस कील को तो पहचानो। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को क्या काम करना है, उसको मल्लम पट्टी करके वो छोड़ देगा। उस कील को निकाला नहीं तो क्या होगा? वो ठीक हो जाएगा कि घाव? नहीं होने वाला। कितनी भी मल्लम पट्टी वो कर ले, उसको कितना भी ठीक ठाक कर ले, सबसे पहला काम क्या है? उस कील को बाहर निकालना।
तो कील बाहर निकलना, ये चीज को समझना हमें है। तो जब तक हमें ग्रहों के एट्रीब्यूट्स नहीं पता होंगे कि कौन सा ग्रह क्या कर रहा है, कहाँ बैठ के कैसे फल दे रहा है, तब तक हम उस चीज को रेमेडी पे नहीं जा सकते। रेमेडी उसी चीज की हो सकती है जब हमें इस चीज की नॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सारा चीजों का जो कॉम्बो बनाया है इस पूरे कोर्स में, इस चीज की जो हम बात करने वाले हैं, वो इसी चीज को मैंने ध्यान में रख के बनाया है कि एक मुहूर्त पे भी हम पकड़ेंगे, फोकस करेंगे, फिर उसके बाद में हम ग्रहों के एट्रीब्यूट्स को देखकर उसकी रेमेडी करेंगे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति क्या होता है कि सिर्फ आपके बोल देने भर से, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का कहा कि गुरु कमजोर है, आप तो पुखराज पहना दो। अरे भाई, गुरु की प्लेसमेंट कहाँ है ये तो देख लो। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठ गया, उसका वो तो बहुत बढ़िया है, 6, 8 गड्ढे होते हैं, उसके अंदर जाके ग्रह बैठ गया, ओके, अब उसका कोई इलाज मत करो, उसका तो वो तो अगर आप उसका करोगे तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव इफेक्ट ही देगा। अगर मान लीजिए अच्छे घर का मालिक है वो, तो उसका इफेक्ट नहीं करोगे आप, उसका इलाज नहीं करोगे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन इसको समझेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। 4 मिनट बाकी हैं आज के क्लास के, कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल से हम इसका रेगुलर क्लास शुरू करेंगे। तो इसमें नक्षत्र के बारे में भी बात करेंगे, नक्षत्र की भी बात करेंगे। 27 जो नक्षत्र हैं उनकी भी पूरी हम बात करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। एक बार मैं बता देता हूँ क्या करने वाले हैं, एक सेकंड। सर एक रिक्वेस्ट ये है कि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी में, जैसे हमको मेरे को कुछ भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी में, जीरो हूँ, तो आप इस तरह से बताइएगा कि बेसिक्स पता चलते जाए कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ग्रह क्या, मतलब बेसिक्स से, कोई मुझे आता नहीं है तो सारी चीजें वैसे पता चलती है। जी बिल्कुल, आपको मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरह से ये चीजें समझ में आए, ठीक है। तो आज मुहूर्त विज्ञान का बेसिक रेमेडीज और जेम्स स्टोन हमने कोर्स किया हुआ है, स्टार्ट करा है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एस्ट्रो का बुनियादी ज्ञान, जैसे आपने कहा कि सर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि एस्ट्रो होता क्या है, इसका बुनियादी ज्ञान हम पूरा इसमें सीखने वाले हैं। पंचांग कैसे देखेंगे, एक सेकंड सर प्लीज आप म्यूट करवा दें। एक सेकंड हेलो, एक सेकंड, मैं सबको म्यूट कर दूं एक बार। हाँ, तो यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो उसके मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं कि पंचांग कैसे देखना है, 3.5 मुहूर्त क्या होंगे, मुहूर्त निकालने की सही विधि क्या होती है, चंद्र शुद्धि हम कैसे करेंगे, शिलान्यास का मुहूर्त कैसे निकालेंगे और शिलान्यास को कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। गर्भ विन्यास की विधि के बारे में अपन बात करेंगे, तो ये क्या होती है, ग्रह आरंभ मुहूर्त क्या होता है, कैसे इसको देखना चाहिए, नए घर में प्रवेश करने के लिए कौन सा मुहूर्त हमें उपयोग करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, अगर भूमि बेचना खरीदना है तो इसके मुहूर्त के बारे में भी हम बात करेंगे, व्यापार को शुरू करने के लिए क्या मुहूर्त होगा उसकी भी हम बात करेंगे। वास्तु, जब हम कुछ लोग वास्तुविद हैं इसके अंदर, तो वास्तु उपचार करने जब हम कहीं जाएंगे तो कौन सा मुहूर्त देखेंगे, किस मुहूर्त में हम उसका उपचार करेंगे जिससे वो पूर्ण सफल हो, ये भी इसमें बात करेंगे। ज्योतिष में 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं जिनकी अपन अभी चर्चा कर रहे थे, उनकी डिटेल अपन इसकी सारी चीजें बात करेंगे, कौन कौन से ग्रह की क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, कौन से ग्रह की क्या पहचान होती है, अच्छे बुरे की क्या पहचान होती है, ये सारी बात करेंगे। 9 ग्रहों के पूरे तत्वों की बात करेंगे अपन इसके अंदर, अच्छे बुरे होने की क्या पहचान, जैसे मैंने गुरु के लिए आपको बताया था, ऐसे सारे ग्रहों की क्या पहचान होती है, और हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और खुद से कैसे उनका उपचार करें, क्या क्या बाधाएं आती हैं उनके निवारण उपाय अपन करेंगे, औषधि स्नान की बात करेंगे, ग्रहों के अनुसार औषधि स्नान भी अपन करेंगे। एक खास बात होती है, कोई भी व्यक्ति आपको उठा के कह देता है कि आप शनि महाराज के मंदिर पे जाओ और तेल का दान करना शुरू कर दो, तो क्या तेल का दान करना भी है कि नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट बचा है, कभी भी मीटिंग खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं। तो किस ग्रह का दान करना है, किस ग्रह का नहीं करना, ये भी हम करेंगे। कौन से ग्रह का कौन सा रत्न होता है, किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, ये चीज हम सीखेंगे। और कई सारे प्रकार के उसारे, जैसे मान लीजिए परसों दशहरा है, तो उसमें कौन सी हम ऐसी एक्टिविटी करें, ऐसी कौन सी चीज करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पूरे साल उसका लाभ मिलता रहे,
तो ये सारी चीजें हैं इस कोर्स के अंदर जो अपन सीखने वाले हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।